जीएसटी में चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर पेज नंबर 5.1 ऑनवर्ड्स, जहां पर हम लोग सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिस्कस करते हैं, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिस्कस करते हैं, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी डिस्कस करते हैं। रिवर्स चार्ज सर्विसेज के लिए, सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए रिवर्स चार्ज गुड्स का भी डिस्कशन करते हैं। और इसी चैप्टर में फिर हम लोग 9.5 इको के केसेस का भी डिस्कशन करते हैं। साथ में हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम टॉपिक का डिटेल्ड डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 10 इसी चैप्टर में करते हैं। डन सर। छोटे छोटे से एक दो जगह चेंजेस आए हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो क्लास में पढ़ा उसी का रेफरेंस भी साथ में लेंगे। और मान लो आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं और यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं नए एग्जाम्पल्स का रेफरेंस भी लूंगा अमेंडमेंट को समझाने के लिए। तो सभी बच्चे इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, आप चाहे मेरे बैच के स्टूडेंट हो या नहीं हो, मतलब मेरे से पास्ट में पढ़े हो या नहीं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप मेरी बुक को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप मुझे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह फॉलो कर रहे हैं, राइट सर। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में पेज नंबर 5.2 में छोटा सा चेंज है जो रिपीट हो रहा है हर जगह। पेज नंबर 5.8 एंड 5.9 में रिवर्स चार्ज से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं। और पेज नंबर 15 की जो अमेंडमेंट्स है कि सर हम लोग डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं कहते हैं, उसकी अलग से मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख। सर सीए इंटर के आप स्टूडेंट हैं, सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, आपका एग्जाम सितंबर 25, जनवरी 26 या फिर सीएमए स्टूडेंट्स दिसंबर 25। मैं यहाँ पे कौन सी बुक रेफर कर रहा हूँ? अपनी 14th एडिशन वाली बुक रेफर कर रहा हूँ, सेकंड प्रिंट वाली, आपको अमेंडमेंट का डिस्कशन करने की। ठीक सर, सबसे पहले पेज नंबर 5.2 का ही अमेंडमेंट देख लेते हैं। किससे रिलेटेड? सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी क्लास में अंदर पढ़ते हैं, जब हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर का काउंटिंग करते हैं। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एग्रीगेट टर्नओवर जब 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है। वहां पर हम डिस्कस करते हैं कि इट विल इंक्लूड एग्जम्प्टेड सप्लाई वैल्यू। फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि एग्जम्प्टेड सप्लाई में कौन सी सप्लाई आएगी, क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई आएगी? हाँ आएगी। तो सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है? तो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं दो सप्लाई नॉन टैक्सेबल होती है। एक जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, पेट्रोल पढ़ते हैं, नेचुरल गैस पढ़ते हैं, पेट्रोलियम क्रूड पढ़ते हैं वहां पे। एक हम पढ़ते हैं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब 2 नहीं, अब 3 हो चुके हैं। सर ऐसी सप्लाई जिस पर जीएसटी लेवी ही नहीं होगा, पहले क्लास में हम लोग 2 पढ़ते थे, अब आपको तीसरा भी वहां पर ऐड करना होगा। और तीसरे को जो ऐड करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 9(1) आप रेफरेंस लेंगे। सर ये तीसरा कौन सा प्रोडक्ट है जिस पर आप जीएसटी लेवी ही नहीं कर पाएंगे? ठीक है, वो क्या कहलाएगी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो सर वो सप्लाई कौन सी है? अगर आप क्या सप्लाई कर रहे हैं? अनडीनेचर्ड, क्या सर? सर ENA, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं, जो क्या बनाने के काम में आता है? अल्कोहलिक लीकर। लेकिन ध्यान रखना वो कौन सा अल्कोहलिक लीकर बने? जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा हो, क्योंकि देखो उस पे जीएसटी नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे जीएसटी नहीं है, आप क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल का नाम क्या है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। सर टेक्निकल नेम बताना, केमिकल नेम? सर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA। अनडीनेचर्ड एक शुरू में एड ऑन रहेगा। सर अल्कोहल को बनाने में, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बनाने में ये जो रॉ मटेरियल है, ये अराउंड बोला जाता है कि 35 से 40% ये रॉ मटेरियल लगता है, और इस पर जीएसटी लग रहा था। अब इस पे जीएसटी लग रहा है रॉ मटेरियल पे, और फिनिश गुड्स पे जीएसटी नहीं लग रहा है क्योंकि वो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। तो क्या हो रहा था? कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने इस कास्केडिंग इफेक्ट को, क्योंकि आउटपुट फिनिश गुड्स पर आपका जीएसटी नहीं है और रॉ मटेरियल पे जीएसटी लग रहा है, और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बहुत है इन द फिनिश गुड्स, ठीक है, 40 से 45% रॉ मटेरियल लग रहा है ये वाला ENA, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाने की। तो देयर वाज अ कास्केडिंग इफेक्ट।
कि सर रॉ मटेरियल पे जीएसटी लग रहा है और उससे जो फिनिश गुड्स बन रहा है उस पे जीएसटी नहीं लग रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने मंथन किया और ये डिसाइड किया कब से, 1 नवंबर 2024 से, कि इस डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। लेकिन प्लीज ध्यान रखना क्या कि अगर यही रॉ मटेरियल क्या बनाने में काम आएगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो फिर वहां जीएसटी लगेगी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। पेज नंबर 5.2 सेक्शन 9(1) की अमेंडमेंट क्या सर हुआ है? सर उसमें गुड्स और सर्विसेज में एक्सक्लूड था क्या, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अब उसमें एक्सक्लूड हो गया साथ में क्या, ENA। सर आप मिस्टर ए हैं, क्या है, सप्लायर ऑफ ENA एक्स्ट्रा। अच्छा बता दूं, ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी क्लास में डिस्कस्ड है, जो हमारा अभी बैच चल रहा है जीएसटी का 14th एडिशन वाला, उसमें ऑलरेडी ये अमेंडमेंट्स बच्चे पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं लेटेस्ट बैच वाले तो रिवीजन कर लो और क्या। सर सप्लायर ऑफ ENA, मिस्टर ए सप्लायर ऑफ ENA है क्या, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल अनडीनेचर्ड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलेंगे। ये सप्लाई कहां जा रही है? सर मिस्टर बी के पास। कौन है वो? मैन्युफैक्चरर। क्या बना रहा है? अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल यूज। सर दवाइयों में काम आएगा, परफ्यूम में काम आएगा। तो सर फिर यहां पर जो आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर इंडस्ट्रियल यूज है उस पे भी जीएसटी लगता है और रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी लगेगा, यानी ENA जो रॉ मटेरियल है उस पे भी जीएसटी लगेगा। बट यही रॉ मटेरियल अगर मिस्टर सी के पास जाए, मिस्टर सी क्या बना रहा है सर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो सर उस पर तो जीएसटी नहीं है उस पे जीएसटी, तो रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी नहीं होगा, ENA पर यहां जीएसटी नहीं होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। और प्लीज ध्यान रखना, अब 2 नहीं 3 कैटेगरी है आपके पास जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आएगी। ये तीसरी कैटेगरी है, 2 ऑलरेडी क्लास में आप पढ़ते हैं। ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए वीडियो रोक के। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। पेज नंबर 5.2 की अमेंडमेंट। कोई बच्चा मान लो मेरी बुक नहीं आपके पास, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक दे रखा है, आप बुक्स को डाउनलोड कर लो, या फिर आप मेरी टीम से व्हाट्सएप चैट कर लो। इस नंबर, ये टीम का नंबर है, व्हाट्सएप चैट करके बुक ले लो आप। बुक आपको लेटेस्ट वाली PDF बुक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। नेक्स्ट 5.2 की अमेंडमेंट्स हमने कवर कर ली, जो मैंने 14th एडिशन की सेकंड बुक में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ठीक, यहां पर एग्जाम्स का रेफरेंस मैंने दे दिया है, किन बच्चों के लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डन। अच्छा, क्लास के अंदर ऑलरेडी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चार्ट्स दिया था, वो मैं आपको यहां दिखा दूं। ऑलरेडी जो क्लास के अंदर मैंने बच्चों को पढ़ाया इससे रिलेटेड बात, वो आप जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्लास के अंदर काफी सारा डिटेल डिस्कशन हो रखा है, काफी चार्ट्स वार्ट्स से रिलेटेड डिस्कशन होता है, एग्जांपल्स का डिस्कशन होता है। देखते रहो अभी कितने पीछे आना पड़ा हमें। देखिए ये चीज ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस हो चुकी है कि सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई में एक तो क्या बोला था, शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट की चीजें नहीं आती है। दूसरा, इसमें अब 3 चीजें आती हैं, एक अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ आर्टिकल 366(12)A कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देके, या फिर सेक्शन 9(1) का रेफरेंस देके। दूसरा जो अब नई अमेंडमेंट है ये वाली, एड दिस ऑल्सो, न्यू अमेंडमेंट्स क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हुआ। सर इसमें आपको आर्टिकल का रेफरेंस नहीं लेना है, खाली सेक्शन 9(1) का रेफरेंस लेना है, और ये अमेंडमेंट की डेट लिखी हुई है। तीसरा, हम यहाँ पर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करते हैं, और जिसका रेफरेंस में आर्टिकल 246A आता है, आर्टिकल 279A आता है, इसको हम लोग इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, जो पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस में, और अभी सेक्शन 9(2) में भी इसका रेफरेंस है। सर कुल मिला के नॉन टैक्सेबल सप्लाई में 2 की जगह अब 3 कैटेगरी आती हैं, और 3 कैटेगरी की लिंकिंग किस सेक्शन किस आर्टिकल से है वो भी मैंने दे रखा है, कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का रेफरेंस लेना है तो वो भी दे रखा है। सर IGST एक्ट का, सॉरी CGST एक्ट का रेफरेंस लेना है तो वो भी दे रखा है। सर ये जो सेक्शन 9(1) पढ़ रहे हैं हम लोग, CGST एक्ट 2017 का पढ़ रहे हैं,
प्लीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रल जीएसटी है। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन। अब देखिए सर, कितनी बातें हम लोग क्लास में चार्ट्स और एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। जीएसटी की क्लास में हम लोग सिर्फ नोट्स की रीडिंग नहीं करते, हर कॉन्सेप्ट पे, हर पैरा पे कहीं ना कहीं क्लास के अंदर एग्जांपल्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, जो मेरी बुक में मैं मेंशन नहीं कर रखा हूं। अगर आप मेरी बुक देखोगे ना, तो बुक में खाली थ्योरी आपको दिखेगी, आपको कहीं कोई चार्ट्स नहीं दिखेंगे, है ना? देख रहे हो कहीं पे कोई चार्ट्स, कोई एग्जांपल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आपको थ्योरी बोरिंग सी दिखेगी, लेकिन ऐसा फैक्ट्स नहीं है। पेज नंबर 5.8 पर आ गए हैं। यहाँ एक छोटी सी अमेंडमेंट डिस्कस करनी है जो 16 जनवरी 2025 से आई है, पॉइंट नंबर 4। सर ये देखिए क्लास के एग्जांपल्स। अब मैं उन एग्जांपल्स में जा रहा हूं जो क्लास में मैंने लिखाए थे यहाँ पर, रिवर्स चार्ज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। ठीक है, क्या इस अमेंडमेंट के कारण वहां कोई एग्जांपल में मॉडिफिकेशन करना है क्या सर? तो देख लेते हैं। अब देखिए कितने सारे एग्जांपल्स हम लोग हर टॉपिक पे देते हुए कहां पहुंच रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल्स, चार्ट्स की कोई कमी नहीं है। जीटीए सर्विसेज भी डिस्कस किया तो हमने कितनी चीजें क्लास के अंदर लिखी, कितने चार्ट्स बनाए, कितने एग्जांपल्स साथ में लिखे। इनफैक्ट एग्जम्पशन चैप्टर का रेफरेंस भी लिया हमने। तो आप एक बार जब अगर मेरे क्लास नोट्स को रिवाइज करोगे एग्जाम्स के लिए, तो सारा कुछ अपने आप याद आ जाएगा, सब कुछ आपने क्लास के अंदर लिखा हुआ है। और रिवर्स चार्ज में तो मैं क्रॉस रेफरेंस देता हूं एग्जम्पशन चैप्टर का। क्यों? क्योंकि अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तो आपको वो भी साथ में ध्यान रखना है। सर अब हम सीधा चलते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाले की। ये आपके क्लास में एग्जांपल्स जो डिस्कस हुए थे। अभी जो हमारा लेटेस्ट बैच जीएसटी 14th एडिशन वाला जो बैच है, उसके अंदर के एग्जांपल्स मैंने ले लिए। अब सर यहाँ एक अमेंडमेंट आ गई। क्या अमेंडमेंट आ गई सर? 16 जनवरी 2025 के बाद हम लोग अब कौन सी अमेंडमेंट में है? पेज नंबर 5.8 वाली अमेंडमेंट में है। इसमें पेज नंबर 5.8 वाली अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज के अंदर। सर रिवर्स चार्ज में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर ये सर्विसेज कंपनी को दी जाए, फर्म को दी जाए, एलएलपी को दी जाए, तो रिवर्स चार्ज में कंपनी, फर्म या एलएलपी जीएसटी पे करेंगे। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। सर कभी कभी रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन पहले से होता है, रिवर्स चार्ज बाद में लगता है। जैसे कि यहाँ रेंटिंग, जैसे कि इस केस में रेंटिंग में सामने वाला रजिस्टर्ड है तभी रिवर्स चार्ज लगेगा, ऐसा है। लेकिन इसमें नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है कि अच्छा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जा रही हैं, किसको? मतलब ब्रांड प्रमोशन। सर मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूं कोई इवेंट में और उसके लिए मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं। सर एक इवेंट है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रही है, कोई डांस हो रहा है, कोई क्रिकेट का इवेंट है, वहां पर मैं तुम्हारे ब्रांड का प्रमोशन करूंगा, है ना? मान लो आईपीएल के मैच चल रहे हैं और वो आप टाटा कंपनी हो, आपके टाटा ब्रांड का प्रमोशन होगा आईपीएल के मैच में, हर चौके पे, हर छक्के पे, जो भी मैच के अंदर आपकी ब्रांडिंग होगी, इसी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्सरशिप। और इसके लिए आप मुझे पैसा देंगे। तो इसमें जो पैसा देता है वो कौन है? रेसिपिएंट। और जिसका इवेंट है, इवेंट मैं करा रहा हूं तो मैं कौन हूं? सप्लायर। तो सर इसमें सप्लायर के बारे में कुछ नहीं कहा था। सप्लायर कोई भी हो सकता है, इसमें यह लिखा हुआ था। और रेसिपिएंट में क्या बोला गया था कि अगर रेसिपिएंट कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो तो रिवर्स चार्ज लगा देना। सर अगर वो लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है सेक्शन 24 में। अब इसमें 16 जनवरी से क्या अमेंडमेंट आ गई कि अब जो देखना है सप्लायर कंपनी नहीं होना चाहिए। सप्लायर जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दे रहा है वो कोई भी पर्सन दे दे, बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यानी अगर सप्लायर यानी जो पैसा ले रहा है अगर वो कंपनी हुआ तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बोला सर ऐसी बात कोई नई चीज तो है नहीं, यहां भी लिखा हुआ था सप्लायर अदर देन कंपनी होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप पढ़ते हो सिक्योरिटी वाले में, ये देखो यहां पे सर यहां भी लिखा हुआ था कि सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। जब हम लोग यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात की क्लास के अंदर पॉइंट नंबर 21 में, सर आ जाओ सिक्योरिटी वाले में, यहाँ पे वही लिखा हुआ है सिक्योरिटी सर्विसेज में सप्लायर कौन होना चाहिए? बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई नई बात तो है नहीं। अब ये वाली बात ना जो आपने रेस्ट्रिक्शन सप्लायर के लिए पढ़ा कि सप्लायर कंपनी होगा तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, कब?
सिक्योरिटी की सर्विसेज में, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में। वही बात अब किसमें कॉपी पेस्ट हो गई सर? किसमें कॉपी पेस्ट हो गई? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। बस डेट एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। हाँ, ये 16 जनवरी 2025 की डेट आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले का क्वेश्चन आपसे पूछा, मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा दिसंबर 24 का, तब तो आपको बोलना रिवर्स चार्ज लगेगा। और अगर क्वेश्चन पूछता फरवरी 2025 का, तो बोलना रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो सर क्या ये डेट हम एग्जाम के लिए याद करके जाएंगे? जाएंगे। सर अमेंडमेंट कहाँ आई है? रेसिपिएंट साइड में नहीं, रेसिपिएंट साइड में कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। सप्लायर साइड में बोला है कंपनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट क्लियर है? सर मैं जो अभी एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं वो इसमें ये रहा। अच्छा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जम्पशन चैप्टर की लिंकिंग की थी, जो मेरी आदत है, तो वो मैंने यहाँ रेफरेंस में लिख दिया है कि सर कुछ खेल ऐसे हैं जहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो वहां रिवर्स चार्ज मत लगाना। तुम एक बार खुद से इसको रिवाइज कर लेना। पॉइंट नंबर 73 पेज नंबर 46 मेरी बुक में, मेरी बुक आपके पास है, पेज नंबर 46 6.46 और पॉइंट नंबर 73। यस सर, वहां पर कुछ खेल ऐसे हैं जिन खेल में स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट पे रिवर्स चार्ज कैसा? तो फिर ये ध्यान रखना तुमको एग्जाम, तो रेफरेंस दे दिया। अब देखो पेज नंबर 5.8 पॉइंट नंबर 4, क्या आप पढ़े क्लास के अंदर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए? रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? कंपनी, फर्म, और रिवर्स चार्ज में जहां जहां फर्म है वहां वहां एलएलपी भी होगा, तो इसीलिए फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी भी लिखते हैं। डन। अब 16 जनवरी 2025 से एक अमेंडमेंट आ गई, किसके लिए? सप्लायर के लिए। सर सप्लायर कौन है यहाँ पे? देखिए कंपनी है। क्या कर रहा है सर? इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ये, और उस इवेंट में किसकी ब्रांडिंग होगी? बार बार किसका नाम लिया जाएगा? दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टाटा लिमिटेड। टाटा की चाय पिए, टाटा का है ना ये खरीदे, टाटा की कार खरीदे, टाटा के फ्लाइट में ट्रेवल करें। बार बार इस इवेंट में टाटा की ब्रांडिंग होगी। टाटा का ब्रांड प्रमोशन की सर्विसेज को ही तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एक नाम दे देते हैं। नहीं पढ़ते दिस मैच इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो उसमें क्या होता है? जिसका नाम लिया जाता है वो पैसे देगा। सर जो पैसे देगा वो रेसिपिएंट होता है, यही क्लास में बताया है। और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है वही तुम्हारा सप्लायर है। सप्लायर कौन है? कंपनी। और क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 24। ये जो ब्रांडिंग हुई है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कब दी गई है? दिसंबर 24 में, तो बोलना है आरसीएम लगेगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नहीं नहीं ये सर्विसेज स्पॉन्सरशिप की कंपनी ने, टाटा एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को कब दी है? फरवरी 25 में, तो तुमको बोलना है आरसीएम नहीं लगेगा। अमेंडमेंट आ गई है 16 जनवरी 2025 में, जिसमें कहा गया है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन दे? एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तभी रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन सर यहाँ सप्लायर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज देने वाला तो कंपनी है, इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, तो तुमको ये ध्यान रखना। सर अगर सप्लायर इंडिविजुअल फॉर्म एलएलपी हो तो वहां कोई चेंज नहीं हुआ है, नो इम्पैक्ट ऑफ अमेंडमेंट, आप आरसीएम लगाना। खाली रेसिपिएंट देख लेना कौन होना चाहिए। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए आरसीएम के लिए? कंपनी, एलएलपी और फर्म। और सर्विस कौन सी होनी चाहिए? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। तो सर क्या ध्यान रखना सप्लायर के लिए? सप्लायर एनी पर्सन हो सकता है, कब तक? 15 जनवरी 2025 तक स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में, और उसके बाद 16 जनवरी से सर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यही अमेंडमेंट्स है। आप और एक छोटी सी अमेंडमेंट है, उसका डिस्कशन करेंगे। पहले ये अमेंडमेंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए, लिख लीजिए इसको सर। पेज नंबर 5.2 की अमेंडमेंट हो गई, पेज नंबर 5.8 की अमेंडमेंट हो गई। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। सर ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उससे जो हमारे क्वेश्चन बैंक में कहीं पे चेंजेस है क्या? हाँ है। आप आ जाओ पेज नंबर 5A.6 में। 5A.6 में आ गए हमारी बुक के। सर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल।
सर इंडिविजुअल के कारण रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, एक दूसरा यहाँ बाय कंपनी है, इसके कारण भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, थोड़ा सा चेंज कर लो नोट्स में आके, प्लीज मेरी बुक में आ जाओ। 5A.6 14th एडिशन की दोनों बुक अगर आपके पास हो, कोई भी फर्स्ट प्रिंट या सेकंड प्रिंट। सर सेकंड प्रिंट बुक में भी ये मॉडिफिकेशन कर लो आप। यहां क्या लिख लो, बाय एनी पर्सन, ब्रैकेट में लिखो अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये जो मैंने लिखा है देखो, यहां लिखा है ना, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये लिख लो। सर इसमें तो डेट नहीं लिखी है, तो जब क्वेश्चन में एग्जाम में डेट ना लिखी हुई हो तो लेटेस्ट लॉ लगाएंगे आफ्टर अमेंडमेंट वाला। तो यहां लिख लो बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक। और अब यहां पर लिख देना सिंस इन द गिवन केस सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, इसीलिए रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट नहीं होगा। यहां पर लिख दो प्लीज, यहां क्या लिखा, बाय एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ब्रैकेट में देखे, और यहां पर लिख दो सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। थोड़ा सा यहां चेंज कर लो, प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, एंड हेंस रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कर लिया मॉडिफिकेशन इसमें। सर एक्चुअली सेम क्वेश्चन यहां पर मॉडिफाई हो जाएगा आपका, यहां पे पेज नंबर 5B.3 में सेम मॉडिफिकेशन यहां हो जाएगा, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसीलिए तो इसको भी आप चेंज कर लेना, यहां अपडेट कर लेना और यहां पर अपडेट कर लेना। अब इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, कहा कौन से पेज में, 5B.3 में, 14th एडिशन, चाहे फर्स्ट प्रिंट हो या सेकंड प्रिंट हो, इसमें ठीक कर लो। यहां पे लिखो बाय एनी पर्सन, देखो फिर से यहाँ डेट नहीं लिखी हुई है, तो जब एग्जाम में अगर कोई डेट ना लिखी हो तो लेटेस्ट लॉ लगाएंगे आफ्टर अमेंडमेंट वाला। प्लीज यहां पर लिखो बाय एनी पर्सन के बाद ब्रैकेट में लिखो अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर यहां रिवर्स चार्ज क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है सर रिवर्स चार्ज, क्योंकि ये जो रघु एसोसिएट्स है वो कंपनी नहीं है, रघु एसोसिएट्स कंपनी नहीं है और रेसिपिएंट यहां पर एलएलपी है, इसीलिए रिवर्स चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन कर देना, और यहां पर आपने मॉडिफिकेशन कर ही दिया है, बाय एनी पर्सन ब्रैकेट में अदर देन कंपनी, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, डन। तो बस इतने ही चेंजेस करने थे मेरे इस क्वेश्चन बैंक में, तो मैं इसको उसको बंद कर दिया मैंने। अब आ जाओ, मैंने एक क्वेश्चन डाला है अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस सेट सीरीज में। सर ये आ जाओ सीरीज ए 14th एडिशन की जो मेरी जीएसटी की प्रैक्टिस सेट बुक है, उसमें आ जाओ पेज नंबर A31.6 में। ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्या, रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट इन सूरत, गुजरात, in which all the startups are invited to pitch their business ideas. Pandit Jewelry Private Limited, registered in state of Maharashtra, sponsored the summit and paid a sponsorship fee of rupees 1,50,000 to Regal Foundation of Commerce. Sir, यहाँ पे सर्विस कौन ले रहा है? जब भी कंफ्यूजन हो ना कि रेसिपिएंट कौन है, तो ध्यान रखना जो पैसे देगा। देखो स्पॉन्सरशिप फी मिल गई, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब क्या ध्यान रखना, जो पैसे देगा वो रेसिपिएंट है, पैसा कौन दे रहा है, हमेशा ये याद रखना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जो पैसा दे रहा है वो रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट कौन है? पंडित ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड। सर ये तो कंपनी है, हाँ। रेसिपिएंट कंपनी फर्म एलएलपी रहे तो रिवर्स चार्ज लगता है। सर सप्लायर कौन है इसमें सर्विसेज का? यही जिसका इवेंट है, कौन? रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स। अब केस बोलता है रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और अगर नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो ये अमेंडमेंट के बाद का आंसर है, अमेंडमेंट का रेफरेंस लेके। अगेन इस क्वेश्चन में डेट, मंथ, ईयर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मतलब हम अमेंडमेंट के बाद वाला लॉ लगाएंगे। तो ये परफेक्ट आंसर है एज पर अमेंडेड लॉ। जीएसटी की मेरी जो अभी मैंने प्रैक्टिस सेट बुक इशू की है, सीए वालों के लिए कर दी है मैंने, सीएमए वालों के लिए अभी तक नहीं की है। तो सीएमए वाले स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाके अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने सीएमए इंटर दिसंबर 25 का अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च कर रखा है, इसको ज्वाइन कर लो, उसी में अपडेट आती रहेगी। ये परफेक्ट स्पॉन्सरशिप पे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के लिए आपको तैयार करना है। रिवर्स चार्ज सीरीज ए का सेट नंबर 31
पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 किस पे, रिवर्स चार्ज की अमेंडमेंट को कवर करके ये क्वेश्चन है। डन, वीडियो रोक के रेफरेंस ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आगे जाने से पहले मैंने जो क्लास में एग्जांपल्स कराए थे, क्या वहां कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर बीसीसीआई, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये जो इवेंट करवा रहा है कौन करवा रहा है, बीसीसीआई, और बीसीसीआई इज नॉट अ कंपनी, नॉट अ कंपनी। तो ऑफ कोर्स आंसर एज इट इज लगेगा। बीसीसीआई का आईपीएल का मैच चल रहा है, उसमें टाटा की ब्रांडिंग हो रही है, 1000 करोड़ रुपए टाटा से लिए गए हैं, यानी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बीसीसीआई दे रही है, जो कंपनी नहीं है। सर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके नहीं देखना है कि बीसीसीआई कंपनी है या नहीं है, मैंने यहां पर चेंज कर दिया, बीसीसीआई कंपनी नहीं है। अब तुम बोलोगे सर मैंने गूगल किया है, बीसीसीआई तो कंपनी है, तो फिर नॉट अ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सिंपल, एग्जाम में एंटिटी का नाम और बताएगा कि वो कंपनी है या नहीं है, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल देखा, सो डोंट वरी। ठीक, सर सामने वाली कंपनी है और सप्लायर कंपनी नहीं है, रिवर्स चार्ज लगा दो। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मेरे क्लास के एग्जांपल में कर लो। डन, आगे देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने तुमको दिया था कि सामने में रेसिपिएंट जिसकी ब्रांडिंग हो रही है वो इंडिविजुअल है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जिसकी ब्रांडिंग हो रही है, जिसका प्रमोशन हो रहा है वो कंपनी है, तो सर रिवर्स चार्ज लगेगा। सर जिसका प्रमोशन हो रहा है, जिसकी ब्रांडिंग हो रही है वो फर्म एलएलपी है, भले अनरजिस्टर्ड हो तब भी रिवर्स चार्ज लगेगा, और फर्म एलएलपी को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगेन, जिसका प्रमोशन हो रहा है, जिसकी ब्रांडिंग हो रही है वो इंडिविजुअल है, भले ही वो रजिस्टर्ड क्यों ना हो, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बताया था ना, रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, कंपनी, फर्म या एलएलपी। अब चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं, रिवर्स चार्ज लगने पर उनको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, जैसे कि ये फर्म एलएलपी वाला एग्जांपल। अब यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर ए का, तो मेरा ये एग्जांपल सही है। यहां स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, सप्लायर, इवेंट किसका है, इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन है, मिस्टर ए, तो मेरा ये एग्जांपल सही है। लेकिन साथ में मैंने यहां पर क्या लिख दिया था क्लास के अंदर, एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजर एनी पर्सन, तो तुमको इसमें अमेंडमेंट का रेफरेंस लेना हो। तुम ठीक कर दो इसको जाके। अमेंडमेंट आ गई कब से, 16 जनवरी 2025। कब से आई है अमेंडमेंट, 16 जनवरी 2025 से। क्या, एनी पर्सन। ठीक कर लो जाके क्लास नोट्स को, रिवीजन करने में काम आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब इससे अच्छी अमेंडमेंट्स कैसे मैं बताऊं, अगर अमेंडमेंट्स हुई है तो अमेंडमेंट्स भी बता रहा हूं, नए एग्जाम्पल भी करवा रहा हूं, और जो क्लास में एग्जाम्पल तुमको दिए थे उसको जाके मैं ठीक भी करवा दे रहा हूं। अब इससे बेहतर तो मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। ठीक सर, नीचे देखो, मैंने एक रेफरेंस लिया था क्लास के अंदर, बहुत अच्छा रेफरेंस लिया था, स्पेशल केस एग्जाम्शन का, कि स्पोर्टिंग इवेंट कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेशनल गेम चल रहा है और उसमें सैमसंग कंपनी की ब्रांड प्रमोशन हो रही है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर ये एग्जम्प्ट होती है एज पर पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर अभी लिखाया था मैंने यहाँ पे, पॉइंट नंबर कौन सा, 6, पॉइंट नंबर 73। ये आप बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो ये लिंकिंग कर लो। मेरे ही नोट्स में पेज नंबर 6.46 में जाओगे तो पॉइंट नंबर 73 पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं। कब, जब नेशनल गेम चल रहा हो और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब यहां पर देख लो, तुम ये सैमसंग कंपनी है तो तुम आरसीएम लगाना चाहोगे, आरसीएम तो लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एग्जम्प्ट है। तो प्लीज ये लिंकिंग कर लो। अब क्लास के एग्जांपल सारे मैंने ठीक कर दिए, सब लिख दिया यहाँ पर, बीसीसीआई नॉट अ कंपनी लिख दिया, नीचे मिस्टर ए एनी पर्सन में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ऑर्गेनाइजर एनी पर्सन, बट अमेंडमेंट आ गई एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट का एग्जांपल ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा,
नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन। अब मेरी तरफ से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब नए में चलते हैं। ये भी लिख लिया आपने वीडियो रोक के। तो हमारी अमेंडमेंट्स जो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज से रिलेटेड थी वो हो गई। अब अगला क्या है सर अमेंडमेंट? सर अगला अमेंडमेंट है अगले पेज पर, पेज नंबर 9 पे आ जाओ। पेज नंबर 9 पर ये क्लास के अंदर आपने ऑलरेडी पढ़ा, आपने क्या 10 अक्टूबर 2024 से एक अमेंडमेंट आई। क्या अमेंडमेंट आई सर? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर रिवर्स चार्ज था अगर हम ये किसको रेंट पर दे रहे हैं? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहां नहीं लिखा था कि कौन दे रहा है, यानी घर का ओनर रजिस्टर्ड है या नहीं, ये नहीं दे रखा। मतलब पॉइंट नंबर 7 पे हमने क्या बोला, इसमें जो घर का मालिक है जो किराए पर जगह दे रहा है वो रजिस्टर्ड हो जीएसटी में या नहीं हो, रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर किराएदार कौन है? रजिस्टर्ड है। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट नंबर 6, सर मान लो लोकल अथॉरिटी यहां पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है और सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 8 जो ये नई अमेंडमेंट आपको पढ़ाई गई, इसमें सप्लायर पे कंडीशन है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, एक, दूसरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड तीसरा रेंटिंग किसकी हो? इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। सर रेसिडेंशियल हाउस या तो एग्जम्प्ट होगा और या फिर यहां रिवर्स चार्ज में जाए। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस या तो एग्जम्प्ट होगा और या फिर यहां रिवर्स चार्ज में जाए। हो सकता है रिवर्स चार्ज में भी ना जाए और हो सकता है एग्जम्प्ट भी ना हो। कब? सामने वाला अगर रजिस्टर्ड ना हो तो। सर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे सामने वाला किराएदार मान लो कंपनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसमें एग्जम्पशन भी नहीं दे सकते और रिवर्स चार्ज भी नहीं लगा सकते। पॉइंट नंबर 7। ठीक। अब पॉइंट नंबर 8 जो क्लास में ऑलरेडी पढ़े, ये नई एंट्री आई है रिवर्स चार्ज में 10 अक्टूबर 2024 से। ठीक। और इसमें सप्लायर कौन होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड। यही पढ़ा क्लास में। और सर्विस क्या है सर? कोई भी रेंटिंग इमोल प्रॉपर्टी का अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। अब यहां अमेंडमेंट आई है क्या? 16 जनवरी 2025 से। यानी आपको दोनों डेट ऑफ एग्जाम के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। एक 10 अक्टूबर वाली कि सर 10 अक्टूबर से पहले तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही, 10 अक्टूबर के बाद रिवर्स चार्ज लगेगा। और 16 जनवरी के बाद क्या ध्यान रखना है? रिवर्स चार्ज कब लगेगा? जब सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड हो और कॉम्पोजिशन स्कीम में ना हो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना यह चाह रहा हूं कि 16 जनवरी से क्या अमेंडमेंट आई है इसमें कि अगर सामने वाला कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सामने वाला रजिस्टर्ड है बट कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। छोटी सी अमेंडमेंट है, मैं एग्जांपल में जा रहा हूं, इसको देख लो, लिख लो, मॉडिफाई कर लो अपने नोट्स को। पेज नंबर 9। सर पहले इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम का रेफरेंस नहीं था, ये रेफरेंस रेसिपिएंट के लिए ऐड हुआ है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम वाला ना हो, सेक्शन 10 वाला ना हो। 16 जनवरी 2025 से ये अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। डन, वीडियो रोक के देख लिया। सर अब क्लास के एग्जांपल्स कौन से थे इस पे? चलो आगे चलते हैं, क्लास के एग्जांपल ढूंढते हैं। क्लास का एग्जांपल ये रहा। तो सर दिसंबर 24 तक का एग्जांपल दिया था मैंने, देख लो। तो अभी ये एग्जांपल सही है हमारे। क्यों? क्योंकि यहां मैंने दिसंबर 24 का एग्जांपल दिया था। तो अब एग्जांपल जो दूंगा उसमें मैं 16 जनवरी के बाद का पीरियड ले लूंगा। तो ये जो हमारे क्लास के अंदर जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, अमेंडमेंट डिस्कस किया था, वो परफेक्टली फाइन है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है। पेज नंबर 5.9 पॉइंट नंबर 8, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पर दे रहा है कौन? सर सप्लायर, ओनर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तब तो यहाँ आरसीएम लगेगा ही। क्यों? सर सप्लायर तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आरसीएम कैसे लगाओगे? अच्छा जीएसटी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसमें? फॉरवर्ड चार्ज में। यस, सामने वाला रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार ओनर जिसको रेंट की इनकम आ रही है वो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है। डन, ये भी सही है, कोई चीज नहीं करना। नेक्स्ट, इसमें देखो सर, इसमें ओनर जो दुकान का मालिक है, ओनर यानी एक तरह से सप्लायर, वो क्या है? अनरजिस्टर्ड।
ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सामने वाला कौन होना चाहिए? रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड। ये रहा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या होनी चाहिए? रेंट, इमोल प्रॉपर्टी, ऑफिस और शॉप अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। तो ठीक है सर, ये अदर देन रेसिडेंशियल हाउस है सर, शॉप है ये, तो तीसरा कंडीशन। अब रेंट कब का है सर? जुलाई 24 का है सर। जुलाई 24 में अगर है तो ये तो बिफोर 10 अक्टूबर वाली बात हो गई, ये तो बिफोर 10 अक्टूबर वाली बात हो गई। तो सर यहां तो आरसीएम भी नहीं लगेगा और जीएसटी भी नहीं लगेगा। क्यों? ओनर तो अनरजिस्टर्ड हो। अगर यही दिसंबर 24 हो तो सर ये तो 10 अक्टूबर के बाद का पीरियड है, तो यहां आरसीएम लगेगा, मिस्टर वाई जीएसटी पे करेगा। अब मिस्टर वाई सेक्शन 9 वाला हो या सेक्शन 10 वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नो इशू। क्यों? ये पीरियड दिसंबर 24 का है। अब इसमें मैं अपना एक नया एग्जांपल मिक्स कर रहा हूं। डन, वीडियो रोक के लिख लिया ये, जो बच्चे मेरे बैच के स्टूडेंट नहीं है। डन डन। अब नया एग्जांपल लो मेरी तरफ से इसमें, पोस्ट अमेंडमेंट्स। सर पेज नंबर 5.9 पॉइंट नंबर 8, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है। मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक। मिस्टर ए कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। याद रखना क्या किराए पर देना है? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो दुकान किराए पर दी जा रही है। सर अगर यही दुकान कौन दे किराए पर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। तो हम ऊपर वाला पॉइंट लगाएंगे, कौन सा? पॉइंट नंबर 6, और कहेंगे रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे लोकल अथॉरिटी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। सर देखो, लोकल अथॉरिटी, अगर लोकल अथॉरिटी, ठीक, ये जीएसटीएन नंबर लेके बैठी है और ये रेंट पर दे रही है, क्या? दुकान दे रही है। किसको? मिस्टर ए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दुकान दे रही है, बट कौन दे रहा है? लोकल अथॉरिटी। तो इसमें हम पॉइंट नंबर 8 नहीं लगाएंगे, हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 6 लगाएंगे और आरसीएम यस कर देंगे आप एग्जाम। हमारे नोट्स का पॉइंट नंबर 8 नहीं लगाएंगे, पॉइंट नंबर 6 लगाएंगे और आरसीएम कर देंगे इसको। एग्जाम्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि रेंटिंग ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी पे कोई एग्जाम्शन है ही नहीं। और एक अमेंडमेंट क्या आई है सर? डीडीए को लोकल अथॉरिटी नहीं बोलते हैं, उसकी अलग से मैंने अमेंडमेंट बना दी है और वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, तो ये मैंने दे दिया। अब क्या ध्यान रखना है? सप्लायर कौन होना चाहिए? सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, स्टेट गवर्नमेंट ना हो, लोकल अथॉरिटी ना हो। सर होगा तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 6 लग जाए। अभी अपने को क्या करना है? पॉइंट नंबर 8 में आना है, तो पॉइंट नंबर 6 से बाहर निकलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 में किसका रेफरेंस है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। तो अपने एकदम प्लेन एग्जांपल लेंगे, मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर यहां हम कंपनी ले सकते हैं, हाँ ले लो। सर यहाँ एलएलपी, फर्म, कंपनी ले सकते हैं, हाँ कोई भी ले लो ओनर को, तुम कोई दिक्कत नहीं है, खाली वो क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। सर इधर नहीं कह रहा है कि वो इंडिविजुअल ही होना चाहिए, ओनर नहीं कह रहा। जो ओनर है, जिसको रेंट आ रहा है, वो खाली क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इंडिविजुअल हो, कंपनियों कोई दिक्कत नहीं है। दुकान किराए पर दे दी किसको? सर सामने वाला किराएदार, टेनेंट, रेसिपिएंट। जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, और इस बार रेंट कौन दे रहा है? टेनेंट, किराएदार, मिस्टर बी ए लिमिटेड। क्या है सर? जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं। सिचुएशन जुलाई की है, 9 अक्टूबर तक की है। सर आरसीएम लगेगा नहीं, जीएसटी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर ओनर अनरजिस्टर्ड है, वो शायद आपका टर्नओवर उसका सर 20 और 10 लाख क्रॉस नहीं किया है। सर्विस है, 20 और 10 लाख क्रॉस नहीं किया। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेते हैं? जब 20 और 10 क्रॉस कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। ठीक सर, क्वेश्चन दिसंबर का है। ओहो, क्वेश्चन दिसंबर का है, 10 अक्टूबर के बाद का है, आरसीएम लगा दो, जीएसटी लगेगा। सर वो नहीं देखेंगे, रेगुलर स्कीम और कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देखेंगे। जीएसटी लेने के बाद सेक्शन 9 फॉलो करे या सेक्शन 10 फॉलो करे, नो इशू। कौन? रेसिपिएंट। तो फिर वो कब देखेंगे? वो अब देखेंगे, फरवरी 25 में। सर कब? ये अमेंडमेंट कब की है? 16 जनवरी और उसके बाद की। तो 16 जनवरी और उसके बाद की अमेंडमेंट से तो फरवरी 25। फरवरी 25 का क्वेश्चन हो तो अब पूछो, बी और ए लिमिटेड जो टेनेंट है, किराएदार है, रेसिपिएंट है, रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है। देखो रजिस्टर्ड बट इन कॉम्पोजिशन स्कीम। सर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में है,
तो आरसीएम नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं पे करना। और सर कॉम्पोजिशन स्कीम में ना हो तो देखना, तो मिस्टर बी ए लिमिटेड रजिस्टर्ड है और रेगुलर स्कीम सेक्शन 9 में है, तो आरसीएम लगाओ, रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करो, फिर आईटीसी लो और अपने आउटवर्ड सप्लाई से सेट ऑफ करो। तो मैंने आपके एग्जांपल को थोड़ा और अपडेट, थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया। अब सभी बच्चे इसी एग्जांपल को रेफर करेंगे इस पॉइंट के। जो क्लास वाला एग्जांपल है वो भी ठीक है, लेकिन वो मैंने और इंप्रूव कर दिया। इस एग्जांपल को मैंने और इंप्रूव कर दिया विद फर्दर एलिमेंट्स। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर सारी अमेंडमेंट्स कवर हो गई चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर की। कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा और आगे आते हैं, कौन से पेज पे? पेज नंबर 9 का भी अभी कर दिया, अब बचा पेज नंबर 15। तो एक बार 15 को ही मैं बता दूं। सर पेज नंबर 15 में यहाँ एक छोटा सा पैरा ऐड किया है कि लोकल अथॉरिटी पर जब आप एग्जम्पशंस देंगे, रिवर्स चार्ज लगाएंगे लोकल अथॉरिटी के केस में, तो अगर एग्जाम में लोकल अथॉरिटी में अगर मान लो डीडीए के लिए क्वेश्चन आए कि डीडीए बोलता है मैं भी लोकल अथॉरिटी, मुझे भी रिवर्स चार्ज लगाओ, बाकी का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की तरह पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 6 में अपनी बुक के, तो प्लीज ये वाला आंसर ध्यान से पढ़ लेना। और इसकी अलग से मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक। अब और देखो रेंटिंग ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी पे पहले रिवर्स चार्ज नहीं था, अब आ गया। रेंटिंग ऑफ शॉप्स, रेंटिंग ऑफ गोडाउन, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग दे तो उसमें रिवर्स चार्ज आ गया। तो यहां पर मैंने इस एग्जांपल में, जो डायरेक्टर वाला एग्जांपल था, इसमें पहले के नोट्स में क्या था, रेंटिंग का एग्जांपल था साथ में। एक्चुअली जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया था ना, उसमें रेंटिंग ऑफ इमॉल प्रॉपर्टी का एग्जांपल था। अब रेंटिंग पे भी क्या आ गया, रिवर्स चार्ज। तो मैंने उसमें रेंटिंग का रेफरेंस हटा के डायरेक्टर क्या दे रहा है, पर्सनल कैपेसिटी पे एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहा है, ये डाल दिया। सर क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पे, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे विद द एग्जांपल्स? सर कुछ नहीं कहना चाह रहा, चूंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, दुकान उकान, अब से रिवर्स चार्ज आ गया। मान लो मिस्टर ए डायरेक्टर है और ये लिमिटेड, ए लिमिटेड कंपनी हो गई जिसका ये डायरेक्टर है, ठीक है। अब डायरेक्टर है तो ये क्या देगा, प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, और विच इज नॉट अ सैलरी, नॉट अ सैलरी। तो क्लास में क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर, प्रोफेशनल सर्विस एज अ डायरेक्टर, तो उसमें दो बातें होती है। अगर ये सैलरी है तो फिर नो जीएसटी, और अगर सैलरी नहीं है तो फिर क्या होगा, सैलरी नहीं है, नॉट अ सैलरी, तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम में कंपनी जीएसटी पे करे, ठीक है। ये पढ़ते हैं। अब यही डायरेक्टर सेम कंपनी को क्या कर रहा है, रेंट कर रहा है अपनी शॉप। अब ये डायरेक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। डायरेक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी के पास जीएसटीआईएन नंबर है। डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है कंपनी को, जो कि सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रही है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज में कंपनी जीएसटी पे करेगी। डन। अब अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम करे तो सर अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 8 आरसीएम लग जाए, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर पे आरसीएम है क्या सर, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट पढ़ते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं डायरेक्टर के लिए पॉइंट नंबर, हम लोग अपने नोट्स में ये रहा, पॉइंट नंबर 9 आरसीएम, पॉइंट नंबर 9। तो अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पहले आरसीएम नहीं था, अब आरसीएम आ गया, तो पॉइंट नंबर 9 में आरसीएम नहीं लग रहा, लेकिन पॉइंट नंबर 8 में तो लग जाएगा अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है और अपनी कंपनी को प्रोफेशनल सर्विस के अलावा अपनी दुकान भी किराए पर दे रहा है, तो पॉइंट नंबर 9 नहीं लगेगा, लेकिन 8 लग जाएगा। और अब
एक और सर्विस लो, क्या सर डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टर के काम में एडवर्टीजमेंट कहाँ होता है। सर कंपनी को दुकान किराए पर चाहिए थी, डायरेक्टर बोला मेरे पास दुकान है ले लो किराए पर, तो सर उस पर रिवर्स चार्ज लगा दोगे? हाँ, अपने पास अब पॉइंट नंबर 8 आ गया, रिवर्स चार्ज लगा देंगे। पॉइंट नंबर 9 में नहीं लगाएंगे, 8 में लगाएंगे। तो बोला सर यही डायरेक्टर अगर इस कंपनी को और कोई सर्विस दे तो दे दो एडवर्टीजमेंट की सर्विस। अब यहां आरसीएम लगाओगे क्या? सर नो आरसीएम नो जीएसटी। क्यों? डायरेक्टर अनरजिस्टर्ड है सर। और मान लो ये सर्विस अभी टर्नओवर 20 लाख और उससे कम है डायरेक्टर का, सर डायरेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट से कम है, ठीक। और उस सिचुएशन में ये 3 तरह के सर्विसेज कंपनी को दे रहा है। एक एज अ डायरेक्टर, तो उस पर आरसीएम लगा दो, कंपनी जीएसटी पे करेगी। दूसरा दुकान किराए पर दिया है, आरसीएम लगेगा, उस पर जीएसटी कंपनी पे करेगी। तीसरा एडवर्टीजमेंट की सर्विस दिया है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, नहीं सर, तो फिर आरसीएम कैसे लगेगा? आरसीएम नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने क्या किया है अपने नोट्स में, इस एग्जाम्पल में पहले रेंट का रेफरेंस था और गवर्नमेंट ने सर्कुलर में भी रेंट का रेफरेंस लिया था, वो मैंने अब रेंट की जगह पर क्या रेफरेंस ले लिया? एडवर्टीजमेंट का ले लिया है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, आप अपने नोट्स को यहाँ इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चेंज कर दो जिन बच्चों के पास 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट है। क्लास में मैंने लैंग्वेज चेंज करा दी थी, अब मान लो आप मेरे से क्लास नहीं लेते हो तो यहाँ रेंट की रेफरेंस हटा दो, क्योंकि रेंट पर अब आरसीएम आ गया पॉइंट नंबर 8। पेज नंबर 5.15, ये लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक कर लो, रेंट का रेफरेंस हटा दो यहां से। डन। इसकी अलग से वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मेरी अमेंडमेंट के नाम पर प्लेलिस्ट बना दी है मैंने आपके लिए। सर ये एग्जांपल एक और लिख लो, एक और फायदा हो गया आपको। सर डायरेक्टर को लेके 4 कॉन्सेप्ट यहाँ हो गए। डायरेक्टर सर्विस देके सैलरी उठाएगा तो जीएसटी नहीं है, सैलरी नहीं प्रोफेशनल सर्विस है सर, 194J वाली, 194J पे टीडीएस कटता है इनकम टैक्स में। ओहो ऐसा, तो फिर आरसीएम लगेगा पॉइंट नंबर 9। रेंट और दुकान है पॉइंट नंबर 8, आरसीएम लगेगा। सर कंपनी कॉम्पोजिशन स्कीम वाली है क्या? नहीं सर, कंपनी कॉम्पोजिशन स्कीम वाली नहीं है, कंपनी के पास जीएसटी नंबर है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर। लास्ट, एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज अगर ये डायरेक्टर कंपनी को दे तो फिर डायरेक्टर तो रजिस्टर्ड नहीं है और आरसीएम भी नहीं लगेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर तो आरसीएम है ही नहीं, जीएसटी लगने का कोई सवाल नहीं। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, प्लीज अच्छे से अपनी तैयारी करो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो भी अमेंडमेंट्स के लेक्चर मैंने मई 25 और जून 25 के लिए अपलोड कर रखे थे, लेक्चर 1 से लेक्चर 6 जीएसटी अमेंडमेंट के मई मंथ में, वो भी देख लेना आप, क्योंकि अमेंडमेंट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। बाय टेक। सर और भी अमेंडमेंट के लेक्चर्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स देख लो, और बाकी आप अपने एग्जाम्स और कोर्स के हिसाब से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी नए ग्रुप्स मैंने काफी सारे लॉन्च किए हैं। और कोई भी टीम से डिस्कशन करना हो नोट्स को लेके, क्लास को लेके, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप चैट कर लो, 24 घंटे में वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।